हेलो स्टूडेंट, मैं खेमराज चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इकाई फर्स्ट के टॉपिक महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति संबंधी दो सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिसमें एक था वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस इकाई में हम पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पर्वत निर्माण से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग विद्वानों एवं भूगोलवेताओं द्वारा दिए गए हैं, लेकिन आपके मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में केवल दो सिद्धांतों का ही जिक्र किया गया है और हमें उन्हीं दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो पर्वत निर्माण संबंधी दो प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि वास्तव में ये संपूर्ण पृथ्वी का धरातल है, उस पर विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के उच्चावच है, उनका विस्तार कितना है। धरातल पर विद्यमान तीन विस्तृत स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि पर्वत, पठार और मैदान जैसी स्थलाकृतियाँ और उच्चावच द्वितीयक प्रकार के उच्चावचों की श्रेणी में आते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि प्राथमिक प्रकार के उच्चावचों में महाद्वीप और महासागर को सम्मिलित किया जाता है, जबकि द्वितीयक प्रकार के उच्चावचों में पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि ऐसे उच्चावचों को शामिल किया जाता है जिनके उत्पत्ति और निर्माण में पृथ्वी के भूगर्भ में कार्यशील आंतरिक शक्तियों का योगदान सर्वाधिक रहता है। इसी प्रकार तृतीयक प्रकार के उच्चावचों में बाह्य शक्तियों से निर्मित उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें अपर्दन और अपक्षयकारी घटनाओं के द्वारा निर्मित स्थल रूप सम्मिलित किए जाते हैं। तो धरातल पर विद्यमान तीन विस्तृत स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान हैं, जो भूप्रपट्टी के विरूपण का परिणाम है। इनमें से पर्वत सबसे रहस्यमयी रचना है। पर्वतों द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का 27% भाग घिरा हुआ है, यानी कि संपूर्ण धरातल की बात करें तो उसमें 27% भाग पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पर्वत पृथ्वी की सतह से ऊपर उठे हुए वे भाग हैं जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचे हैं, परंतु धरातल के सभी ऊपर उठे हुए भाग पर्वत नहीं कहलाते। किसी भी स्थल रूप और स्थलाकृति को पहचानने के लिए ऊंचाई और ढाल दोनों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि किसी भी स्थलाकृति और स्थल रूप को पहचानना है तो उसके दो प्रमुख गुण हैं, एक तो होता है उसकी ऊंचाई और दूसरा उसका ढाल। इस नाते तिब्बत की ऊपर उठी हुई भूमि पर्वत नहीं कहलाती, यद्यपि उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर तक है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि एक पर्वत श्रेणी के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इस लंबी अवधि में आंतरिक बल भूमि को ऊपर उठाने में व्यस्त रहते हैं, जो इसके विपरीत बाह्य बल इस ऊपर उठी हुई भूमि को काटने, छाटने और अपरदित करने में जुटे रहते हैं। माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे एक पर्वत शिखर का निर्माण तब ही हो पाता है जब आंतरिक बलों का पर्वत निर्माणकारी या जमीन को ऊपर उठाने वाला कार्य बाह्य बलों के अपरदन कार्य की अपेक्षा अधिक तेज और द्रुत गति से होता है। अतः पर्वत धरातल के ऊपर उठे हुए वे भूभाग हैं जिनके ढाल तीव्र होते हैं और समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वतों की समुद्र की सतह से सामान्य ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक मानी जाती है। स्थानीय उच्चावच लक्षणों में पर्वत ही एक ऐसा स्थल रूप है जिसके उच्चतम और निम्नतम भागों के बीच सर्वाधिक अंतर होता है, यानी पर्वत की जो सापेक्ष और निरपेक्ष ऊंचाई अन्य स्थल रूपों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। और पर्वत हम ऐसी स्थलाकृतियों को कह सकते हैं जो औसतन समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो और जो तीव्र ढाल, जिसके किनारे तीव्र ढाल युक्त हो और उसका जो शीर्ष है वो शिखर नुमा होना चाहिए। तो ये तीन प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हम पर्वत रूपी स्थलाकृति का निर्धारण और उसकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि पर्वत वास्तव में क्या होता है, तो पर्वत ऐसी स्थलाकृति जिसमें तीन बातें आपको बतानी है कि ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, पहला। दूसरा, जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले हो,
और तीसरा, जिसका जो शीर्ष है वो शीर्ष जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है वो शीर्षनुमा हो, सपाटनुमा नहीं होना चाहिए। शीर्षनुमा यानी शिखरनुमा आकृति युक्त 1000 मीटर से अधिक औसत ऊंचाई वाले तीव्र ढालों वाली आकृति को हम पर्वत की संज्ञा दे सकते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है, देखिए इसमें जो मैंने बताया वो ये औसतन इसकी ऊंचाई अधिक दिख रही है, और देखो ये सब शिखरनुमा आकृति है, यानी इसकी जो चोटी है ना वो एकदम शिखर कैसे होती है, शंकुनुमा कह सकते हैं, शिखरनुमा कह सकते हैं, इस प्रकार की आकृति होगी। तो ऐसी स्थलाकृतियों को हम पर्वत कह सकते हैं। और बहुत सारे पर्वत जब सम्मिलित रूप से एक सतत श्रृंखला में मिलते हैं तो उसको हम पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ अलग अलग युगों में और अलग अलग घटनाओं के द्वारा निर्मित होकर एक तंत्र से प्रतीत होती है, तो उसको बोलते हैं पर्वत तंत्र, कार्डिलेरा। पर्वत के प्रकार, निर्माण क्रिया के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: वलित पर्वत, खंडित या भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, मैंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण संवहनीय तरंगों के द्वारा जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो उसके मध्य का जो भाग है वो क्या होता है, उस पर दबाव पड़ता है और वो मुड़कर उसमें वलन पड़ जाते हैं और ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसी आकृति कोई बनती है तो उसको मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। दूसरा है खंडित पर्वत, इसमें 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जाएगी, विपरीत दिशा में जाने के कारण उन 2 प्लेटों के किनारे के मध्य वाले भाग में तनाव बल उत्पन्न होगा और उससे एक भाग नीचे धंस जाएगा, और ऐसी आकृति कोई बनती है तो उसको खंडित या भ्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत से हमारा तात्पर्य, जब ज्वालामुखी की घटना होती है तो पृथ्वी के अंदर से तप्त जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर धरातल के रूप में प्रकट होकर शिखरनुमा आकृति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे निर्मित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दी जाती है। अवशिष्ट पर्वत, उपयुक्त तीनों जो पर्वत बताए हैं वो लंबे कालखंड के दौरान इसमें अपर्दन और अपक्षयकारी शक्तियाँ इतनी हावी हो जाती है कि उसका जो मूल रूप है वो कट छट और एकदम भिन्न प्रतीत होता है। तो ऐसे प्राचीन और एकदम उबड़ खाबड़ पर्वत को हम अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। अब पर्वत निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें आपको मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों को पढ़ना है। अब देखिए आपके 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला एक तो पढ़ना है आपको भू संतति या भू अभिनति सिद्धांत, और इसको देने वाले विद्वान हैं कोबर। ये गलत लिखा है इसमें कोबर महोदय ने भू संतति सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और ये आपके सिलेबस में पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और दूसरा आपको पढ़ना है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। वापस इसमें हम पर्वत निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की क्या भूमिका है, तो चूंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसी एक विद्वान ने नहीं दिया है, उसमें 4 से 5 विद्वान हैं, जिसमें मॉर्गन है, हैरी हेस है, विल्सन है, बहुत सारे इसमें विद्वान हैं और उनको संयुक्त रूप से उन्होंने दिया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति, वर्गीकरण और उनके निर्माण की अच्छी तरीके से व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा भी पर्वत निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें तापीय संकुचन जेफरीज महोदय ने दिया है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली महोदय ने दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर्वत निर्माण की भी व्याख्या करता है और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की भी व्याख्या करता है। संवहनीय तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जॉली महोदय ने दिया है। तो ये बहुत सारे पर्वत निर्माण से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत की है। लेकिन आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों को ही पढ़ना है, एक तो कोबर का भू संतति सिद्धांत और ये प्लेट विवर्तनिकी